हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 साइंस बायोलॉजी के यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल वाले चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे कि गुणसूत्र क्या होते हैं। आप जानते हैं गुणसूत्र, आप लोगों ने सुना होगा गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम जो होता है वो यूकार्योटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देखें अगर, तो ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है। कैसा है? ग्रीक वर्ड है। इसमें दो वर्ड है, एक है क्रोमो और दूसरा है सोम। क्रोमो और सोम, तो यहाँ पर क्रोमा, क्रोमा का मतलब जो है, और क्रोमो का जो मतलब है सोम या सोमा का मतलब, यहाँ पर देखिए क्रोम का मतलब होता है कलर या रंग, और सोम का मतलब होता है बॉडी, यानी कि ऐसी बॉडी जो कैसी हो, कलर्ड बॉडी हो। कलर्ड बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखिए क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी स्ट्रासबर्गर ने। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने सर्वप्रथम गुणसूत्र का पता लगाया। कब पता लगाया? 1875 में लगाया। और क्रोमोसोम नाम देने का श्रेय किस पे जाता है? वॉल्डेयर को जाता है। किसको जाता है? वॉल्डेयर को जाता है। तो वॉल्डेयर ने 1888 में इसका नामकरण किया। क्या किया नाम? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसने नाम दिया? क्रोमोसोम नाम दिया वॉल्डेयर ने। तो दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्ट्रासबर्गर ने क्या की थी? क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी। नाम किसने दिया था? डब्लू वॉल्डेयर ने। डब्लू वॉल्डेयर ने। ठीक है, 5 साल के बाद नाम मिला था इसको। यहाँ पर अगर हम देखें, किसी भी प्रजाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई आदमी है, तो उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। अगर बिल्ली है तो जितनी भी बिल्लियां हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या समान होगी। तो मतलब यहाँ पर हम अगर देखें, कोई भी प्लांट है, कुछ प्लांट जैसे प्याज, मूली, सरसों, मूंगफली, गन्ना यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन अनेक प्रजातियों के जीवों में इनकी संख्या पृथक पृथक होती है। अलग अलग प्रजाति में इनकी संख्या क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगी। कुछ पौधे और जंतुओं के गुणसूत्र यहाँ पे दिए गए हैं, देखेंगे। ये प्याज में कितना होता है? 16 गुणसूत्र होते हैं। और मच्छर में कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ पर देखें, मूली, मूली में 18 होते हैं। बिल्ली के अंदर कितने होते हैं? 36। ये एक सेल की बात होती है भाई। एक सेल के अंदर इतने होते हैं। हर एक सेल के अंदर इतने होंगे, मतलब कितने ढेर सारे यहाँ पर आपको क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी। सोचिए कि हर एक सेल के अंदर इतना प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें, सरसों के अंदर कितना होगा? 18 गुणसूत्र होगा। और यहाँ पे मनुष्य के अंदर देखें तो कितना होता है? 46 होता है। ये क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमैटिन धागे जो आपने देखा था पीछे वाली वीडियो में, क्रोमैटिन थ्रेड्स। और जो केंद्रक है, उस केंद्रक में यही जो फाइबर हैं, यही फाइबर आपस में कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं? गुणसूत्र बना लेते हैं। तो मनुष्यों में किसकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मूंगफली के अंदर कितनी होती है? 40 होती है। गाय के अंदर कितना होता है? 60 होता है। और गन्ने के अंदर कितना होता है? 80 होता है। और कुत्ते के अंदर कितना होता है? 78 होता है। तो ये है गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या विभिन्न जीवों में विभिन्न संख्या होती है गुणसूत्र की। यहाँ पर देखिए कि गुणसूत्र एक्चुअल में होगा कहाँ? गुणसूत्र एक्चुअल में होगा प्रोकार्योटिक कोशिका के केंद्रक के अंदर। प्रोकार्योटिक कोशिका के केंद्रक के अंदर। यहाँ पर देखिए हम, तो जो गुणसूत्र होते हैं उनकी कुछ आकृति और आकार होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर कि गुणसूत्रों का आकार और आकृति किस प्रकार से होती है। देखें अगर हम यहाँ पर, तो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र डंडाकार, कुंडलित, सर्पिलाकार या तंतुमय दिखाई देते हैं। जानते हैं आप कि हर एक सेल डिवाइड होती है। जितनी भी सेल हैं वो डिवीजन होता है, जिससे कि उस जीव की लंबाई बढ़ती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है कोशिका विभाजन के द्वारा। तो कोशिका विभाजन के बारे में बात करें यहाँ पर, तो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र कैसे दिखाई देंगे? डंडाकार, कुंडलित, सर्पिलाकार या तंतुमय दिखाई देते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है? 130 माइक्रोन से लेकर
140 माइक्रोन के बीच में होती है। इनका आकार कुछ बड़े भी होते हैं क्रोमोसोम, जैसा कि आप जानते हैं जायंट क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग इसकी लंबाई होती है 130 माइक्रोन से 140 माइक्रोन। अब व्यास इसका कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, डायमीटर जो होता है वो 0.2 से लेकर के 2 माइक्रोन के मध्य होता है, 2 माइक्रोन के मध्य होता है, यानी कि बहुत ही कम चौड़े होते हैं। सभी गुणसूत्र एक अथवा अधिक स्थानों पर संकुचित हो जाते हैं। जितने भी गुणसूत्र हैं वो एक या अधिक स्थान पर क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसमें। एक संकीर्णन तो सभी गुणसूत्रों में होता है, लेकिन एक संकीर्णन तो हर एक गुणसूत्र में होगा। अगर एक से ज़्यादा हैं तो अलग बात है, अगर नहीं है तो कम से कम एक होगा, एक संकीर्णन होगा। संकीर्णन का मतलब वहाँ पर कि वो आपस में जाकर वहाँ पर वो एकदम पिचक जाती है। पिचकने का मतलब ये है कि गुणसूत्र जो होंगे, अभी आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें कॉन्ट्रिक्शन होगा, मतलब कि वो वहाँ पर वो बहुत ही पतला होगा। तो सभी गुणसूत्रों में होता है, लेकिन जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है इसमें। अभी आगे स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ गुणसूत्रों में सेकेंडरी संकीर्णन के कारण एक सिरे पर घुंडीनुमा उभार बन जाता है, जिसे सेटेलाइट कहते हैं। यानी कि कुछ गुणसूत्रों में क्या बन जाता है, सेटेलाइट बन जाता है जो नीचे की ओर होता है। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तो गुणसूत्रों को अगर हम लोग किससे देखें, गुणसूत्र को अगर हम लोग देखें लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। गुणसूत्र किस प्रकार से दिखाई देता है, कुछ यहाँ पर आप इस प्रकार से गुणसूत्र को देख पा रहे होंगे। ये गुणसूत्र है, अब आपको कम्प्लीटली दिख रहा होगा। ये देखिए, ये क्या है, गुणसूत्र है। ये क्या है, गुणसूत्र। इसी प्रकार से होता है गुणसूत्र। देखिए यहाँ पर ये गुणसूत्र है। यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, तो ये है कॉन्स्ट्रिक्शन। ये देखो यहाँ से आकर एकदम पतला हो गया, संकीर्णन बोलते हैं इसको। और देखिए इसमें दो संकीर्णन होंगे, देखिए एक तो प्राइमरी वाला उधर हो गया, इधर ये देखिए एक संकीर्णन यहाँ पर है, एक संकीर्णन यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक संकीर्णन यहाँ पर है, तो ये एकदम सेटेलाइट बन गया। क्या बन गया, ये सेटेलाइट बॉडी बन गई है, जैसा कभी आपने देखा था। और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं देख लेते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए इसको एक बार ऐसे रफली बता देते हैं, फिर एक एक करके बताते हैं आपको। इसमें क्रोमोनिमा होता है, इसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसके अंदर मटेरियल जो भरा होगा उसे हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। और ये जहाँ पर ये आपका कॉन्ट्रिक्शन है इसे सेंट्रोमियर कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे, इस वाले पार्ट को सेंट्रोमियर कहेंगे। और सेटेलाइट बॉडी आपकी ये दिख रही है, इसे सेटेलाइट बॉडी कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, गुणसूत्र का संरचना यही होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा, इसके अंदर देखिए होगा पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनीमेटा या क्रोमैटिड्स, या फिर आपके सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु, द्वितीयक संकीर्णन, सैटेलाइट और टीलोमियर। इतनी 7 संरचनाएं इसके अंदर होती हैं। एक एक करके देखेंगे। पेलिकल क्या होता है, यह चारों ओर से क्रोमैटिन पदार्थ से बनी पतली झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे पेलिकल कहा जाता है। ये देखिए ये चारों ओर से एक पन्नी के सदिश संरचना से घिरा रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल। ये ऊपर की जो लेयर है इसे क्या बोलेंगे, पेलिकल। मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, यह गुणसूत्र का आधारीय पदार्थ होता है, जिसमें क्रोमोनीमेटा स्थित होता है। इसके अंदर जो मटेरियल पाया जा रहा है, लिक्विड मटेरियल पाया जा रहा है, उसे हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो क्रोमोनीमेटा, इसके अंदर मैट्रिक्स अंदर क्या रहते हैं, क्रोमोनीमेटा। ये देखिए क्या है, क्रोमोनीमेटा है। अभी आप देखेंगे क्रोमोनीमेटा क्या है। क्रोमोनीमेटा को हम लोग क्रोमैटिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स भी कहते हैं। अब क्रोमैटिड क्या होती है देखिए, या क्रोमोनीमेटा क्या होता है देखिए। गुणसूत्र के मैट्रिक्स में कुंडलित धागे के समान 2 क्रोमोनीमेटा अथवा क्रोमैटिड्स होते हैं। दोनों क्रोमोनीमेटा कुंडलित होकर के 800 एंगस्ट्रॉन मोटे धागे जैसे संरचना दिखाते हैं। क्रोमोनीमेटा पर गहरे रंग के क्रोमोमियर्स स्थित होते हैं। किसी एक गुणसूत्र में क्रोमोनीमेटा पर क्रोमोमियर की संख्या एवं स्थिति सदैव निश्चित रहती है। अब देखिए, अगर ये आपका गुणसूत्र है तो इसके अंदर आपको ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, स्पाइरल लाइंस,
यही हमारा क्या है, क्रोमोनीमेटा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। तो अभी आप क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि दोनों क्रोमोनीमेटा संकुलित होकर, कितने क्रोमोनीमेटा, दो लाइन, कितनी लाइन दिख रही है, दो लाइन, कुंडलित होकर के 800 एंगस्ट्रॉम मोटे धागे जैसी संरचना दिखाते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार से ये धागे की तरह संरचना बन गया। क्रोमोनीमेटा पर गहरे क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं, क्रोमोमियर्स पाए जा रहे हैं। और हर एक गुणसूत्र में अगर ये गुणसूत्र है तो अब किसी भी जीव का ये वाला गुणसूत्र आप ले लेंगे उसी प्रजाति का, तो उसमें जो है क्रोमोनीमेटा की जो क्रोमोमियर्स की संख्या है वो निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। यहाँ पर देखिए सेंट्रोमियर अथवा गुणसूत्र बिंदु क्या होता है, इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। दोनों क्रोमैटिड से इस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमियर, यहीं से ये दोनों गुणसूत्र क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो यहाँ पर कितने प्रकार के गुणसूत्र हो सकते हैं, तो वो ये हो सकते हैं मध्य केंद्रीय, उभय केंद्रीय, अग्रबिंदु की तथा अंतः केंद्रीय, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ये प्रकार के आपके क्रोमोसोम होते हैं। किसके आधार पर, सेंट्रोमियर के आधार पर। सेंट्रोमियर कहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है, कहाँ पाया जा रहा है, इसके आधार पर सेंट्रोमियर। आप देखिए जो सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र होगा वो अंतः केंद्रीय होगा। अंतः केंद्रीय का मतलब इसमें केवल एक आर्म होगी। यहाँ पे अगर ये सेंट्रोमियर है तो इसकी केवल ये वाली आर्म होगी, ये वाली आर्म नहीं रहेगी। और आप देखेंगे ये आई की तरह दिखेगा। यहाँ पर ये देखेंगे ये है अग्रबिंदु की, अग्रबिंदु की आप देखेंगे तो ये इसको एक्रोसेंट्रिक बोला जाता है। इसकी एक आर्म बहुत बड़ी होगी, एक आर्म बहुत छोटी होगी। और यहाँ पर अगर देखें उपमध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय में क्या होगा, देखिए कि इसमें एक आर्म बहुत बड़ी होगी और उसके कंपेयर में दूसरी आर्म छोटी होगी। ये देखिए ऊपर सेंट्रोमियर है। और डी वाले में देखिए मध्य केंद्रीय, इसमें दोनों आर्म क्या होंगी, बराबर होंगी, दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस प्रकार के क्रोमोसोम को हम लोग सेंट्रोमियर के आधार पर बांटते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, तो प्राथमिक संकीर्णन के अतिरिक्त तो कुछ गुणसूत्रों पर द्वितीयक संकीर्णन भी मिलता है। इसके परिणामस्वरूप गुणसूत्र के छोर पर सेटेलाइट बन जाता है। यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये है। अब इसके आधार पे क्या बन गया है, सेटेलाइट बन गया है, मोटा हो गया है वो। सेटेलाइट किसे कहते हैं, ये गुणसूत्र के सिरे पर स्थित गोलाकार संरचना होती है जिसमें गुणसूत्र में जिस गुणसूत्र में सेटेलाइट पाया जाता है उसे सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। अगर इसमें सेटेलाइट पाया जाता है इस क्रोमोसोम को हम क्या नाम देंगे, सेट क्रोमोसोम नाम देंगे। टीलोमियर क्या होती है, गुणसूत्र के छोरों पर या सिरों पर टीलोमियर जो छोर होता है इसको हम टीलोमियर कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, टीलोमियर कहलाता है। यहाँ पर आप देखें तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है क्या कहलाएगा, टीलोमियर कहलाएगा। ठीक है, गुणसूत्र का कार्य क्या होता है देख लेते हैं। गुणसूत्र का कार्य अगर देखें हम तो गुणसूत्रों के प्रमुख कार्य निम्न हैं। क्या है, गुणसूत्र पर जीन स्थित होते हैं, ये आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। इस पर जीन होते हैं, ये जो आप देख रहे थे अभी तक कि ये छोटे छोटे ये जो क्रोमोमियर्स हैं ये डीएनए का बना होता है। क्रोमोमियर्स पूरा का पूरा क्रोमोनीमेटा, तो ये डीएनए जो है सारे आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं और ये एक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। गुणसूत्र जीवों की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन करते हैं। यानी कि गुणसूत्र जो होगा वो उपापचयी क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। जहाँ पर देखिए हम तो गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में परिवर्तन से जीवों के भिन्न लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अगर अलग अलग जीव में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र हैं, अलग अलग संख्या में गुणसूत्र हैं, तो उनका जो संरचना है और उनकी जो संख्या है उसमें भी काफ़ी अंतर है। तो आज हमने देखा गुणसूत्र क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीन के बारे में बात करेंगे कि ये जो यहाँ पर ये छोटे छोटे यहाँ पर ये पाए जा रहे हैं ये जीन्स हैं। क्या हैं, जीन्स हैं। तो जीन्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।